इस देश में सुप्रतिष्ठित गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट के माननीय निदेशक महोदय, इस संस्थान में समुपस्थित विविध विद्याओं के निष्णात विद्वान महानुभाव तथा इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी विद्वान महानुभाव सुधीजनों का मैं स्वागत, अभिवंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के मेरे व्याख्यान का विषय संस्कृत तथा परवर्ती भाषाओं में काल की व्यंजनाएं यह है। भाषाओं में जो काल का प्रयोग होता है वह किस प्रकार होता है तथा उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, उसका मैं आपके समक्ष विस्तार से निरूपण करूंगा। यह तो स्पष्ट है कि विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन सब में क्रिया के साथ ही काल का प्रयोग होता है। काल यह क्रिया का व्यवच्छेदक होता है। काल क्रिया को बताने वाला होता है कि कब क्रिया हो रही है कब नहीं। इसलिए सभी भाषाओं में काल का प्रयोग संज्ञावाचक शब्द के साथ नहीं अपितु क्रियावाचक शब्दों के साथ ही होता है। इस बात को भर्तृहरि ने वाक्यपदी में कहा कि क्रिया भेदाय कालस्तु, अर्थात काल क्रिया का विभेद करने के लिए होता है। और यह बात विश्व की सभी भाषाओं में लागू है। संस्कृत में भी काल को क्रिया के व्यवच्छेदन के लिए प्रयोग किया गया और जितने क्रियावाचक शब्द हैं उनके साथ काल को लगाया गया। हम यह भी जानते हैं और बहुत ही आसान बात है कि काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई ऐसी बताने वाली बात भी नहीं है। ये जो भूत और भविष्य है उसके संबंध में प्राचीन काल, अति प्राचीन काल के विद्वानों की व्यंजना यह थी कि भूत के साथ साथ यह जाना जाए कि वह आज का है या कल का है अथवा बहुत दूर इतिहास का है। इस बात को वो शब्दों से ही जान लेना चाहते थे। शब्द बोला और उसके साथ ही पता लग जाना चाहिए कि जो भूतकाल की बात है वो आज के लिए कही गई है या कल के लिए कही गई है अथवा बहुत पुराने इतिहास के लिए कही गई है। इसलिए प्राचीन काल में अद्यतन के लिए अलग लकार, अनद्यतन के लिए अलग लकार और परोक्ष भूत अनद्यतन के लिए अलग लकारों का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से भविष्य में भी अवधारणा थी। भविष्य के संबंध में भी यह सोच था कि वह आज का है या कल का। इस बात को सीधे शब्द से ही पता लग जाना चाहिए। इसलिए अद्यतन भविष्य के लिए अलग प्रकार का प्रयोग और अनद्यतन भविष्य के लिए अलग प्रकार का प्रयोग होता है। परंतु आगे चलकर के यह अवधारणा नहीं रही। और यह जो भविष्य काल है उसकी अवधारणा किस प्रकार आई? हम लोग सामान्यतया कह देते हैं कि पठिष्यति करिष्यति, इसका अर्थ पढ़ेगा करेगा यह है। परंतु इस शब्द से पता चलता है कि पठिष्यति के बोलने पर इसकी मौलिक अवधारणा अथवा सोच क्या था, अथवा यूं कहें कि इस प्रकार की अवधारणा का उद्गम किस प्रकार से हुआ था। इसको आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वान बताते हैं। प्राचीन ग्रंथों में बात नहीं लिखी है। आधुनिक भाषा विज्ञानियों की परिकल्पना है कि जो भविष्य काल के संस्कृत में प्रयोग हैं उनका मूल अर्थ यह है कि वह उसको करना चाहता है। इसका मूल अर्थ यह है, जैसे कि मान लीजिए पठिष्यति है। पठिष्यति को हम पठ प्लस इष्यति इस रूप में विभाजन कर सकते हैं। तो पठ का मतलब हुआ पढ़ना और इष्यति माने चाहता है। पठ और इष्यति, पढ़ना चाहता है, यह इसका अर्थ हो गया। अब इसके प्रत्येक व्याकरणिक रूप के ऊपर ना जाइएगा, क्योंकि ये तो परिकल्पना है और यह एक साधारण सा चिंतन है, सोच विचार है। इसलिए हम व्याकरण के प्रत्येक नियमों की सुसंगति की यहां पर अपेक्षा नहीं कर सकते। परंतु संभावित है कि पठ और इष्यति रहा हो। तो इस प्रकार से जो पठितुम इच्छति वाला प्रयोग है, जो कर्तुम इच्छति वाला प्रयोग है, वो पठिष्यति से पहले था।
यानी पठितुम इच्छति के बाद लोगों ने पठिष्यति का प्रयोग करना शुरू किया। तो पठितुम इच्छति का मतलब होता है पढ़ना चाहता है। जो व्यक्ति जिस चीज को चाहता है वो भविष्यकालिक तो होती है, वर्तमान कालिक चीज को तो नहीं चाहेगा। अगर वो चाहता है इसका मतलब है कि कोई आने वाली चीज है और उसको चाहता है। तो पठितुम इच्छति पढ़ना चाहता है, यह निश्चित रूप से भविष्य काल का है, इसलिए उसको पूरे शब्द को भविष्य काल के रूप में मान लिया गया, सोच लिया गया। और ये जो परिकल्पना है उसके इंग्लिश के जो वाक्य हैं उनसे बड़ी बढ़िया तुलना होती है। इंग्लिश के वाक्य में कहा जाता है भविष्य काल के लिए ही विल गो। ही विल गो का अर्थ हम करते हैं कि वह जाएगा, मगर इसके एक अंतः के अंतर्गत देखिए, विल का अर्थ इच्छा भी होता है। तो अगर इच्छा अर्थ हो तो ही विल गो का अर्थ होगा कि वह जाने की इच्छा करता है। तो ही विल गो का जो मूल अर्थ है वो और पठिष्यति का जो मौलिक अर्थ है वो ठीक मिल जाता है आपस में। इससे हमारी परिकल्पना और बलवती हो जाती है। हमारी इस परिकल्पना को और बल मिलता है कि ऐसी मौलिक धारणा रही होगी और उस मौलिक धारणा से यह शब्द आगे चल के विकसित हो गया होगा। तो यह एक मौलिक धारणा है, ऐसा सोच है, ऐसा हो सकता है। ये जो 3 प्रकार के काल हैं, इसके पश्चात आगे की भाषाओं में जितने भी भाषाएं बनती रहीं उनमें इन तीनों कालों का प्रयोग होता रहा। मैंने इससे पहले व्याख्यान में बताया था कि कुछ शब्दों में आगे वाली भाषाओं में कुछ चीजें कम हो गई, जैसे द्विवचन कम हो गया या अन्य चीजें कम हो गई, परंतु काल की जहां तक बात है, काल आगे की सभी भाषाओं में स्वीकार किया गया। परंतु उसकी स्वीकार करने का जो तरीका है, जो पद्धति है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। अब देखिए ना, हिंदी में कहते हैं कि होता है अथवा करता है, तो यहां पर और भविष्य काल में करेगा, इस प्रकार बोलते हैं। तो करता है ये कैसे आया, इसका विकास संस्कृत में किस प्रकार हुआ? तो प्रतीत होता है कि होता है में भवति और अस्ति है, भवति से होता बन गया और अस्ति से है बन गया। भवति का होता होती बन गया और अस्ति से है बन गया, तब बना पूरा होता है शब्द। परंतु अब संस्कृत में तो केवल भवति से ही काम चल जाता है, अस्ति के प्रयोग तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी क्या बात आ गई कि हिंदी वालों को भवति अस्ति दोनों करना पड़ा, करोति अस्ति दोनों का प्रयोग करना पड़ा? तो उस पर विचार करने से प्रतीत होता है कि जब हमने भवति का हिंदी में रूपांतर किया होता, तो काल तो गायब हो गया। होता में काल की व्यंजना तो हो ही नहीं पाई, परंतु क्रिया के साथ काल की व्यंजना बहुत जरूरी थी, इसलिए अलग से अस्ति का जो रूपांतर है वो लगाना पड़ गया। यानी भवति जो संस्कृत में है उसमें और हिंदी में जो परिणाम हुआ उसकी मैं भिन्नता बता रहा हूं। भवति जो संस्कृत में है उस शब्द में ही वह काल अनुस्यूत है, उसके अंदर वर्तमान है, परंतु हिंदी का जो होता या कर्ता शब्द है उसमें काल गायब हो गया। तो क्योंकि काल गायब हो गया, इसलिए काल को व्यंजन करने के लिए अलग से है लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से होता है, करता है, ये 2 प्रकार के शब्द विकसित हुए। अब संस्कृत में भवति अस्ति ये प्रयोग नहीं होता, करोति अस्ति प्रयोग नहीं होता, परंतु असंभावित भी नहीं है। महाभाष्यकार ने 2 प्रकार की क्रियाओं के होने का उल्लेख किया है, इसलिए असंभावित भी नहीं है। तो ये स्थिति होती है। अब आगे कुछ लोग ये पूछते हैं कि संस्कृत के आगे जो अन्य प्रकार के वाक्य काल के संबंध में बोले जाते हैं, उन सबके विवरण की पद्धति संस्कृत में है कि नहीं, ये पूछते हैं। क्योंकि वो पाते हैं कि संस्कृत में तो कुछ ही काल का वर्णन है, भूत भविष्य वर्तमान अद्यतन अनद्यतन, और उसके बाद तो आगे की भाषाओं में बहुत सी व्यंजनाएं आई हैं। वो कैसे होगा?
अब इंग्लिश में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी है, कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, और सबके तीन तीन विभेद दिए हुए हैं। इन सभी प्रकार के जो विभेद हैं उनको हम संस्कृत में बोल पाएंगे कि नहीं, यह एक प्रश्न उठता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि वह करता है और वह कर रहा है, इनमें अलग अलग संस्कृत किस प्रकार होगी। दोनों की संस्कृत सहकरोती है, परंतु यह तो मानना होगा कि करता है और कर रहा है, इन दोनों में अंतर तो है, विभेद तो है। तो इस प्रकार से वह जो विभेद है उसका वर्णन तो करना पड़ेगा। तो ये जो विभेद है उसको हम संस्कृत में कैसे बताएं, यह प्रश्न होता है। और इस प्रश्न का बहुत सुंदर जवाब है हमारे पास कि संस्कृत में सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों की क्षमता मौजूद है। संस्कृत के पश्चात की जितनी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में जितनी प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं वो सब संस्कृत में परिव्याप्त हैं, वो सब संस्कृत में उल्लिखित हैं। इसलिए हम उन सबको उसमें रख सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि वह करता है, वह कर रहा है, इसके अलग अलग संस्कृत क्या होगी। तो वह करता है का तो सहकरोती है, परंतु वह कर रहा है इसकी संस्कृत होगी सहकुर्वन् नास्ते, सहपठन् नास्ते, ऐसी संस्कृत हो सकती है। महाभाष्यकार ने इस प्रकार का प्रयोग दिया है। खेती करने वालों के लिए कुर्वन् नास्ते, कृशन् नास्ते, ऐसा प्रयोग महाभाष्यकार ने बताया है। तो महाभाष्यकार ने जिस प्रकार का प्रयोग बताया है वो प्रयोग हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उन अर्थों को आपस में विभेद भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जहां तक मेरा ख्याल है, वह कर रहा है को हम बोलेंगे सहकुर्वन् नास्ते, वह पढ़ रहा है को हम बोलेंगे सहपठन् नास्ते। और यदि हम इसके भूतकाल में जाना चाहें कि वह कर रहा था तो सहकुर्वन् आसीत्, सहपठन् आसीत्, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देना चाहें तो सहकुर्वन् भविष्यति, सहपठन् भविष्यति, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस सबके रूप संस्कृत में अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। अब सहकुर्वन् नास्ते में जो कुर्वन् शब्द है वो किस स्थिति का है, तो हम लोग पाणिनि व्याकरण के नियम से जानते हैं कि कुर्वन् जो शब्द है वह क्रियावाचक भी है और विशेषणवाचक भी है। क्रियावाचक और विशेषणवाचक दोनों है, मगर इसकी एक खास बात है, और वो खास बात यह है कि इसका विशेष्य भी क्रियावाचक है। यानी मैं एक बात को बहुत ध्यान से कह रहा हूं कि जो यहां पर कुर्वन् शब्द है वह क्रियावाचक, विशेषणवाचक और उसका विशेष्य भी क्रिया है। स्वयं क्रियावाचक है और विशेषण है, और इसका जो विशेष्य है वो भी क्रिया है। सह कुर्वन् आस्ते, यहां पर कुर्वन् जो शब्द है वह क्रियावाचक है और विशेषणवाचक है, और कुर्वन् का जो विशेष्य है वो कौन है, आस्ते। आस्ते भी क्रियावाचक है, तो विशेषण भी क्रियावाचक है और विशेष्य भी क्रियावाचक है। इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। क्रियावाचक शब्दों का क्रिया विशेष्य जिसमें होते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में बोलते हैं सुखम आस्ते, सुखम आस्ते, तो सुखम जो है वो किसका विशेषण है, आस्ते का, तो क्रिया विशेष्य हो गई ना। तो ऐसे शब्द मौजूद हैं जिनका विशेष्य भी क्रिया होती है। यहां पर ऐसा ही है। कुर्वन् नास्ते में जो कुर्वन् शब्द है वह स्वयं क्रियावाचक प्लस विशेषणवाचक तथा साथ ही इसका विशेष्य भी क्रिया ही है। इस प्रकार सह कुर्वन् नास्ते इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं। अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। आगे यह भी प्रश्न उठता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं या पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं, उनके लिए संस्कृत में क्या कहा जाएगा? क्या उनके लिए अलग से प्रयोग है? वह कर चुका है, कर चुका था, कर चुका होगा, इस प्रकार के शब्दों की व्यवस्था कैसे होगी? तो हमें कहना यह है कि यह भी संस्कृत में संभव है।
संस्कृत में इस प्रकार के प्रयोग भी नितांत समुचित हैं और इनका प्रयोग होता रहता है। और यहां पर भी जो भूतकालिक कृदंत शब्द है विशेषणवाचक, उसका प्रयोग करेंगे। भूतकालिक कृदंत क्ता प्रत्यय है, उससे शब्द बनाया जाएगा। पहले वाला जो कुर्वन बनाया था वो वर्तमान कालिक कृदंत था। कुर्वन को हम कहते हैं वर्तमान कालिक कृदंत, और जो क्ता प्रत्ययांत हैं उनको हम कहते हैं भूतकालिक कृदंत। तो जो क्ता प्रत्यय भूतकालिक कृदंत हैं उनके द्वारा यह रूप बनेगा भूतकालिक कृदंत के द्वारा। तो भूतकालिक कृदंत की भी वही विशेषता होती है जो वर्तमान कालिक कृदंत की बताई गई। भूतकालिक कृदंत की वही विशेषता का मतलब वह क्रियावाचक भी है और विशेषणवाचक भी है और उसका विशेष्य भी क्रिया है। तीनों बातें जैसे मैंने कुर्वन में बताया था वही बात यहां भी लागू है। जो भूतकालिक कृदंत हैं उनमें भी तीन विशेषताएं कौन कौन सी? वह क्रियावाचक भी हैं, विशेषणवाचक भी हैं और उनका विशेष्य भी क्रियावाचक है। मतलब विशेषण भी क्रियावाचक है और विशेष्य भी क्रियावाचक है। तो इसके उदाहरण संस्कृत में होंगे कृतम अस्ति, कृतम आसीत, कृतम भविष्यति, ऐसा प्रयोग हो सकते हैं। तो कृतम अस्ति का मतलब कर चुका है, कृतम आसीत कर चुका था, कृतम भविष्यति कर चुका होगा। तो इस प्रकार जो इंग्लिश में अथवा हिंदी में जो ये व्यवस्थाएं बताई गई हैं उनके लिए भी ये नियम लागू है। और ये वाली जो अभिव्यक्ति है वो निश्चित रूप से संस्कृत से ही चलकर हिंदी आदि में उपस्थित हुई है, क्योंकि हिंदी आदि में जो इस प्रकार के शब्दों के लिए रूप बनाए जाते हैं वो ठीक उसके अनुवर्ती हैं, वहां से आए हैं ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं सुप्तः अस्ति, तो सुप्तः अस्ति संस्कृत में कहते हैं सुप्तः अस्ति, इससे बना है हिंदी में सोया है। सुप्तः आसीत से बना सोया था। तो सुप्तः इस क्ता प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किया गया और आगे अस्ति लगाया गया। तो सुप्तः से बन गया सोया और अस्ति का बन गया है। तो हिंदी में ठीक वही अभिव्यक्ति आई है जो संस्कृत से आई है। हिंदी वालों ने यहां पर कृदंत शब्दों का प्रयोग ज्यादा अच्छा समझा है। माने इतनी भिन्नता तो है कि वैदिक प्रयोगों में भूतकालिक का वर्णन करने के लिए लुंग लकार वाले प्रयोग ज्यादा हुआ करते थे। वेदों में लुंग लकार के प्रयोग अत्यधिक हैं और क्ता प्रत्यांत जो प्रयोग है वो विरल है। ये वैदिक बात है। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि संस्कृत में जो धीरे धीरे क्ता प्रत्यांत प्रयोग ज्यादा होने लगे। और आजकल तो लोग अनुवाद करने में क्ता प्रत्यांत प्रयोग ज्यादा करते हैं, लुंग लकार का प्रयोग कौन करे, उसमें जरा समस्याएं ज्यादा हैं। तो मध्यकाल में जब हिंदी विकसित हो रही थी तब भी उन्होंने क्ता प्रत्यांत का ही प्रयोग किया और इससे सुप्तः अस्ति बनाया। तो ठीक वही चीज सोया है, सोया था, यहां पर आ गई है। तो इस प्रकार से जो हिंदी में अभिव्यक्तियां हैं वे दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियां, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली भी और प्रेजेंट परफेक्ट वाली भी, दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियां संस्कृत में वर्तमान है। ये मैंने आपके समक्ष प्रतिपादित किया। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि जो वर्तमान कालिक कृदंत शब्द है वह उसका विशेष्य संज्ञावाचक भी होता है। अभी मैं कह रहा था कि वर्तमान कालिक विशेषण का जो विशेष्य है वो क्रिया होता है। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि वर्तमान कालिक जो विशेषण शब्द है उसका विशेष्य संज्ञा भी होता है। जैसे कुर्वन् बालकः, इससे पहले मैंने क्या उदाहरण दिया था? कुर्वन् अस्ति। अब मैं क्या कह रहा हूं? कुर्वन् बालकः। तो कुर्वन् अस्ति ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण है और कुर्वन् बालकः ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का उदाहरण है। यानी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताने लगा हूं। कुर्वन् अस्ति ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। कुर्वन् अस्ति के समकक्ष क्या है? कुर्वन् अस्ति के समकक्ष प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, परंतु कुर्वन् बालकः के समकक्ष प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो कुर्वन् बालकः
और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये दोनों समकक्ष हैं, समतुल्य हैं, आपस में समानता कर सकते हैं। तो यहां पर कुर्वन् अस्ति से कुर्वन् बालकः में क्या भिन्नता हुई? क्या भिन्नता हुई? देखिए, यहां तक तो समानता है कि कुर्वन् दोनों में संज्ञावाचक नहीं, क्रियावाचक भी है और विशेषणवाचक भी है। कुर्वन् अस्ति में भी कुर्वन् क्रिया भी है, विशेषण भी है, क्रिया प्लस विशेषण। और कुर्वन् बालकः में भी जो कुर्वन् है वो भी क्रिया प्लस विशेषण। इतनी तो समानता है। भिन्नता क्या है कि कुर्वन् बालकः का जो विशेष्य है वह क्रिया नहीं है, वह संज्ञा है। कुर्वन् अस्ति का विशेष्य क्रिया है और कुर्वन् बालकः का विशेष्य संज्ञा है। तो इस प्रकार से यहां पर जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसकी स्थिति यह होती है कि वह क्रियावाचक और विशेषणवाचक होता है, परंतु उसका विशेष्य संज्ञा होती है, तब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के समकक्ष बनता है। तो कुर्वन् बालकः हो सकता है, कुर्वन्तम बालकम भी हो सकता है। यहां तक तो कुर्वन् बालकः और कुर्वन्तम बालकम, यहां तक तो संस्कृत और इंग्लिश की समानता है, परंतु संस्कृत उससे आगे बढ़ गई और इंग्लिश के प्रयोग उससे आगे नहीं है। यह किस प्रकार? क्योंकि विशेषण जो शब्द है उसके इंग्लिश में तो केवल कर्ता होता है या कर्म होता है, या तो केवल ऑब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट होता है। तो जो इंग्लिश के पार्टिसिपल शब्द हैं उसका विशेष्य या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। परंतु हमारे संस्कृत में जो पार्टिसिपल यानी क्रियावाचक और विशेषणवाचक शब्द होते हैं उनके विशेष्य कर्ता भी, कर्म भी, करण भी, संप्रदान भी, संबंध भी, अधिकरण भी हो सकते हैं। यानी मैं संस्कृत की व्यापकता बता रहा हूं। इंग्लिश में केवल उसके विशेष्य सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट उसका विशेष्य में, सब्जेक्ट माने कर्ता उसका विशेष्य हो सकता है, अथवा ऑब्जेक्ट माने कर्म विशेष्य हो सकता है। परंतु संस्कृत में कर्ता भी विशेष्य हो सकता है, कर्म भी विशेष्य हो सकता है, करण भी, संप्रदान भी, अधिकरण भी, ये सभी हो सकते हैं। तो कर्ता और कर्म का तो हमने उदाहरण बता दिया, कुर्वन् बालकः, कुर्वन्तम बालकम, ये मैंने उदाहरण बता दिया। और संप्रदान को देखते हैं, वेदानुद्धरते, जगन्निवहते, क्षत्रक्षयं कुर्वते, है ना। श्लोक बड़ा है, अंत में आया है कि कृष्णाय तस्मै नमः, है ना। तो वेदान उद्धरते, उद्धरते क्या है? उद्धरते पार्टिसिपल तो है ही, क्रियावाचक भी है और विशेषणवाचक भी है। उद्धरते, उद्धरत शब्द का चतुर्थी का एकवचन बनाए, तो उद्धरते शब्द पार्टिसिपल तो है ही, क्रियावाचक भी है और विशेषणवाचक भी है, मगर इसका जो विशेष्य है वो कर्ता और कर्म नहीं, इसका विशेष्य संप्रदान है। वेदानुद्धरते देवाय, उसके लिए कहा गया, उसका देव विशेष्य हो गया, तो ये संप्रदान विशेष्य हो गया। तो ये एक नई चीज आई संस्कृत में जो कि अन्य भाषाओं में प्राप्त नहीं होती है, कि संप्रदान उसका विशेष्य बन जाए। जिस प्रकार से यहां पर यह प्रयोग आया, संबंध का देख सकते हैं, धर्मेण चरताम सत्ये नास्त्यनभ्युदयः क्वचित्, धर्मेण चरताम सत्ये नास्ति अनभ्युदयः क्वचित्, धर्मेण चरताम जनानाम। तो चरताम का जो विशेष है वो कौन है? जनानाम। ये कौन है? विशेष्यंत से संबंध है। तो जो संबंधी शब्द है वो विशेष्य हो गया। इंग्लिश में तो कर्ता और कर्मी विशेष्य बन पाए, और संस्कृत में धर्मेण चरताम जनानाम, जनानाम जो है वो विशेष्य बन गया। तो इस प्रकार से संबंध भी विशेष्य हो सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। श्रीहर्ष ने उदाहरण दिया, श्लोक दिया, वाते वाति सुगंध पुष्प सुरभु केन प्रतारिष्यते। कहते हैं कि जब फूलों की सुगंध वायु के द्वारा आ रही हो तो कौन है जो उसको रोक लेगा? कौन चाहेगा कि उसको रोक दें?
प्राकृतिक रूप से फूलों की सुगंध मेरे पास आ रही है, कौन चाहेगा कि उसको रोक लें? तो यहां पर वाते वाति सुगंध पुष्प सुरभु ऐसा कहा है। तो वाति वही क्षत्रिय प्रत्यांत सप्तमी का एक वचन है यहां पर, और वाति का विशेष्य है सुगंध पुष्प सुरभु। वाति तिगंध नहीं है यहां पर, क्षत्रिय प्रत्यांत सप्तमी अंत है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये क्रियावाचक भी हो गया, विशेषणवाचक भी हो गया, और इसका जो विशेष्य है वो संज्ञा है, सुगंध पुष्प सुरभु संज्ञा है। तो संज्ञावाचक विशेष्य हुआ, जो कि संस्कृत की एक विशिष्टता है और एक नवीनता है, जो कि अन्य भाषाओं में प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से स्थिति होती है। अब आगे हम भूतकालिक क्रिया विशेषण की बात कहने जा रहे हैं। अभी तक हमने वर्तमान कालिक क्रिया विशेषण की बात कही, वर्तमान कालिक क्रिया विशेषण, परंतु विशेष्य संज्ञावाचक। अब हम इसके पश्चात भूतकालिक क्रिया विशेषण और विशेष्य संज्ञावाचक इनको लेने जा रहे हैं। मैं अपनी बात को बड़े सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से कह रहा हूं। अगर आप देखें तो उसी क्रम से आप उसको लिख भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो बड़े क्रमबद्ध रूप से मैं अपनी बात कह रहा हूं। अभी तक मैंने बताया कि भूतकालिक क्रिया विशेषण और उसका विशेष्य संज्ञावाचक। अब मैं बताने जा रहा हूं भूतकालिक क्रिया विशेषण, भूतकालिक, पहले था वर्तमान कालिक क्रिया विशेषण, अब मैं कह रहा हूं भूतकालिक क्रिया विशेषण और उसका विशेष्य संज्ञावाचक। ऐसा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, जैसे कि पतितम पत्रम, पतितम तोयम। तो यहां पर पतितम ये भूतकालिक क्रिया विशेषण है, तो क्ता प्रत्यय भूतकालिक क्रिया विशेषण में आया। इसका विशेष्य भी संज्ञावाचक है, इसका विशेष्य क्रियावाचक नहीं है। स्वयं यह क्रियावाचक है, परंतु विशेष्य संज्ञावाचक है। स्वयं पतितम यह क्रियावाचक है और विशेषणवाचक है। इसका विशेष्य तोयम अथवा पत्रम यह संज्ञावाचक है। तो भूतकालिक क्रिया विशेषण जिसका विशेष्य संज्ञावाचक हो, इसके उदाहरण पतितम पत्रम इत्यादि में होते हैं। और इसको इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जाना जाता है। कुर्वन् इत्यादि उदाहरण इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, पतितम इत्यादि उदाहरण इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद मैं ये बताने जा रहा हूं कि संस्कृत में भविष्यत्कालिक विशेषण भी होता है। अभी तक मैंने बताया वर्तमानकालिक क्रिया प्लस विशेषण, उसके बाद बताया भूतकालिक क्रिया प्लस विशेषण। अब मैं बताने जा रहा हूं भविष्यत्कालिक क्रिया प्लस विशेषण। भविष्यत्काल हो, क्रिया हो और विशेषण हो, यह मैं बताने जा रहा हूं। और इस प्रकार के प्रयोग तो केवल संस्कृत में ही उपलब्ध हैं। इसके आगे जितनी भाषाएं आई उसमें इस प्रकार के प्रयोग उपलब्ध नहीं है। इसलिए संस्कृत में इस प्रकार के जो प्रयोग हैं उनका अनुवाद हम ठीक ठीक उन भाषाओं में ठीक ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रयोग ही नहीं उस प्रकार के। आपने इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम तो सुना है, पास्ट पार्टिसिपल का भी नाम सुना है, मगर फ्यूचर पार्टिसिपल का नाम आपने नहीं सुना होगा। फ्यूचर पार्टिसिपल इंग्लिश में नहीं होता, वैसी अभिव्यक्ति नहीं है। मगर संस्कृत में फ्यूचर पार्टिसिपल के समकक्ष अभिव्यक्ति मौजूद है, अभिव्यक्ति होती है। संस्कृत में भविष्यत्कालिक क्रिया प्लस विशेषण इस प्रकार की स्थिति मौजूद रहती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, संपत्स्यमानम सम्मेलनम, संपत्स्यमानम सम्मेलनम, यह सम्मेलन जो कि आगे होगा, संपत्स्यमानम यह आगे होगा, इस प्रकार का सम्मेलन यह है। दूसरा उदाहरण है आयोजयिष्यमाणम सम्मेलनम, ऐसा सम्मेलन जिसका आयोजन किया जाएगा, इस प्रकार का वाक्य। तो यहां पर हम हिंदी में जो उसका अनुवाद करते हैं वो अलग अलग क्लॉज में बांट के अलग अलग कर पाते हैं। जिस प्रकार से एक में कर दिया है आयोजयिष्यमाणम,
उसी प्रकार से एक में करके हिंदी अथवा इंग्लिश में कोई भी अनुवाद कर ही नहीं सकते। संभव नहीं है उसका अनुवाद करना, उसका अनुवाद नहीं हो सकता। तो ये जो फ्यूचर पार्टिसिपल जो कि संस्कृत की विशेषता है, वो एक्टिव वॉइस में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। दोनों प्रकार के उदाहरण है। संपत्स्यमानम सम्मेलनम, ये एक्टिव वॉइस में कर्तृवाच्य में, और आयोजयिष्यमाणम सम्मेलनम, ये पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में। तो संस्कृत में एक नई अभिव्यक्ति आई। नई अभिव्यक्ति क्या है, तो पुरानी, हम उसको अन्यों की तुलना में नया कह रहे हैं, तो है तो अपने आप में पुरानी ही। तो वो एक विशेष, नई का मतलब विशेष अभिव्यक्ति आई जो कि अन्य भाषी ने उसको ग्रहण नहीं किया, उसको प्राप्त नहीं किया। हमारे यहां पर सूत्र है लिटः सद्वा, तो उसका अर्थ यह है कि जो लिट प्रत्ययांत शब्द हैं उनसे सत अर्थात क्षत्रिशानुज प्रत्यय हो जाया करते हैं। तो ये जो हम प्रयोग आपके महानुभावों के सम्मुख दे रहे हैं वो सही है, प्रमाणित है, अष्टाध्यायी में कहा हुआ है ऐसा। तो लिटः सद्वा इस सूत्र से इस प्रकार के प्रयोग हो जाया करते हैं। तो ये प्रयोग यहां पर बनते हैं। आगे इसके पश्चात मैं ये बताने जा रहा हूं कि अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो कि क्रियावाचक प्लस संज्ञावाचक होते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने बताया क्रियावाचक प्लस विशेषणवाचक। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं? क्रियावाचक प्लस संज्ञावाचक। तो क्रियावाचक प्लस विशेषणवाचक को आप जानते हैं पार्टिसिपल कहते हैं, और क्रियावाचक प्लस संज्ञावाचक को भी आप जानते हैं जीरंड कहते हैं। तो जो जीरंड शब्द हैं उनको यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो जो जीरंड शब्द हैं क्रियावाचक प्लस संज्ञावाचक, उनके लिए हमारे व्याकरण में नियम बनाया गया है कि 3 प्रकार के मुख्य प्रत्यय होते हैं। एक तो घय प्रत्यय, और दूसरा क्तिन प्रत्यय, और तीसरा ल्युट प्रत्यय। घय प्रत्यय पुल्लिंग होता है सदा, पाकः त्यागः रागः पुल्लिंग होता है सदा, और क्तिन प्रत्यय स्त्रीलिंग होता है सदा, नीति कृति इत्यादि, और ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग होता है सदा, पठनम पचनम चलनम इत्यादि होते हैं। तो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रत्यांत जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है। कौन कौन? घय में पाकः पाठः, क्तिन में नीति कृति, ल्युट में पठनम पचनम, इस प्रकार प्रयोग होता है। अब इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं वहां पर काल के साथ संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के प्रयोगों में काल के साथ संबंध नहीं होता, और यह बात सब भाषाओं में लागू है, सब भाषाओं में। अब हम अगर पाकः पाठः या नीति कृति इत्यादि करें तो वह एक विशिष्ट प्रकार के वाला है, परंतु काल कोई नहीं है, काल की चीज इसमें नहीं है। और इंग्लिश में भी जो जीरंड शब्द हैं उसमें भी काल जैसी कोई चीज नहीं है ना। ही डज नॉट लाइक हिज रीडिंग, तो हिज रीडिंग में जो रीडिंग है वो जीरंड है, और इसमें काल का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर काल का संबंध नहीं होता है। अपने व्याकरण में बड़े विस्तार से बताया गया है कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें काल का संबंध क्यों नहीं होता है। इसके लिए हमारे व्याकरण शास्त्र में बहुत बड़े बड़े व्याख्यान और सब दिए गए हैं, उनसे पता चलता है कि काल का संबंध क्यों नहीं होता है। तो हमारे व्याकरण शास्त्र में, दर्शन में यह बताया गया है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो उनको हम सिद्ध भाव कह देते हैं। हमारे व्याकरण में जो पढ़ाने की रीति है उसको मैं संक्षेप में कहूं कि हमारे व्याकरण में कहा है कि भाव अथवा क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो साध्य भाव होता है और एक सिद्ध भाव होता है। तो साध्य भाव के साथ काल का संबंध होता है और सिद्ध भाव के साथ काल का संबंध नहीं होता है। साध्य भाव जो तिङंत शब्द होते हैं वो होते हैं, और सिद्ध भाव घयंत अथवा ल्युडंत शब्द होते हैं। तो घय अथवा ल्युट प्रत्यांत जो शब्द है वो सिद्ध भाव हैं, वहां पर काल के साथ संबंध नहीं होता।
और पचति पठति जो तिङंत हैं, वो साध्य भाव हैं, वहां पर काल के साथ संबंध हो जाता है। सिद्ध भाव में काल के साथ संबंध होता है, नहीं, साध्य भाव में काल के साथ संबंध होता है, सिद्ध भाव में काल के साथ संबंध नहीं होता है। यह स्थिति है। तो ऐसा क्यों होता है कि सिद्ध भाव में काल के साथ संबंध ना हो? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि जो सिद्ध भाव है वो द्रव्य के समान हो जाता है। हमारे यहां पर एक नियम जैसा है कि कृतभिहितो भावो द्रव्यवत भवति, कि जो कृत के साथ भाव जुड़ा है, कृत प्रत्यांत शब्दों से जो भाव जुड़ा होता है, वो द्रव्य के समान होता है। द्रव्यवत भवति, द्रव्य के समान होता है। तो जब द्रव्य के समान हो गया तो हमने पहले ही बताया था कि किसी भी भाषा में द्रव्य के साथ काल का संबंध होता ही नहीं। काल का संबंध सदा क्रिया के साथ होता है। जो संज्ञा अथवा द्रव्य हैं उनके साथ काल का संबंध होता ही नहीं। तो अगर कोई शब्द द्रव्य के समान हो गया तो उस दशा में उसका संबंध काल के साथ नहीं होगा। तो प्राचीन आचार्यों ने हमको यह बताया है कि जो पचति पठति इत्यादि है वो मौलिक रूप से क्रियावाचक है, और जो सिद्धभाव वाले पचनम पठनम इत्यादि हैं वो कृत प्रत्यांत होकर के द्रव्य जैसे बन जाते हैं, इसलिए उसमें काल का संबंध नहीं होता है। यह व्याख्या हमारे प्राचीन आचार्यों की है, परंतु इसको स्वीकार करने वाले संस्कृत भी और आगे की सभी भाषाओं में है। सभी भाषाओं में ऐसा है। मुझको पढ़ना अच्छा लगता है, मुझको उसका पढ़ना अच्छा लगता है। यहां पर पढ़ना यह इसी प्रकार का क्रियावाचक संज्ञावाचक। पढ़ना यहां पर कोई काल का संबंध नहीं है, अच्छा लगता है वहां पर संबंध है। तो इस प्रकार से इनमें काल का संबंध नहीं होता। इस प्रकार की कुछ जो उदाहरण है हमने आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित किए कि कहां कहां पर काल का संबंध होता है, उपस्थिति होती है, और कहां कहां पर काल का संबंध नहीं होता, या अन्य अन्य प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं वो मैंने आपके समक्ष उपस्थित की। अब मैं आगे कुछ उदाहरण ऐसे बताने जा रहा हूं कि वो अभिव्यक्तियां केवल संस्कृत में प्राप्त होती हैं, अन्य भाषाओं में इस प्रकार की अभिव्यक्तियां उपलब्ध ही नहीं है, केवल संस्कृत में प्राप्त होती है। संस्कृत में एक उदाहरण है, अग्निष्टोम याजी पुत्रो भविता। अग्निष्टोम याजी पुत्रो भविता, यह एक उदाहरण है। और यह जो याजी मणिनी प्रत्यय भूतकाल में हुआ है, तो इसका अर्थ होता है अग्निष्टोम का यज्ञ किया, और उसके पश्चात कहा है पुत्रो भविता। भविता माने आगे होगा। तो यह कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अग्निष्टोम याजी कह रहा है कि पुत्र, ऐसा यजन करने वाला पुत्र हुआ भूतकाल में, और उसके आगे लगा रहे हैं भविता। भविता माने ऐसा होगा। एक तरफ कह रहे हैं कि वो भूतकाल में, अग्निष्टोम याजी भूतकाल में, और उसके साथ जो उसका क्रिया है वो लगा रहे हैं भविष्यत काल में। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, परंतु संस्कृत में कहा कि नहीं, ऐसा होता है। संस्कृत में धातु संबंधी प्रत्यय सूत्र है, और उस सूत्र के अनुसार बताया है कि संस्कृत में इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। संस्कृत में ऐसे प्रयोग होते हैं कि एक तरफ भूतकाल हो और दूसरी तरफ भविष्यत काल हो, दोनों को मिला दिया गया हो। तो क्योंकि आगे वाली भाषाओं में इस प्रकार का प्रयोग होता ही नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार के शब्दों का अनुवाद कर ही नहीं सकते, ठीक ठीक अनुवाद नहीं कर सकते। अन्य बड़े अनेक क्लॉज को लगा करके उसका अनुवाद करना पड़ेगा, परंतु जैसा ये एक स्वाभाविक निसर्ग सिद्ध वाक्य है, उस प्रकार का हम अनुवाद नहीं कर सकते। अनुवाद में हम ये कहेंगे कि जिसने अग्निष्टोम यज्ञ किया, ऐसी संज्ञा वाला अथवा ऐसे विशेषण वाला पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जिसकी ये नाम पड़ेगा कि उसने अग्निष्टोम यज्ञ किया। ये अर्थ है इसका। आगे चलकर ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिसके संबंध में लोग ये कहा करेंगे कि इसने अग्निष्टोम यज्ञ किया। अब देखिए ना, इतने बड़े शब्दों में हमको इसका अनुवाद करना पड़ा। एक वाक्य में तो इसका अनुवाद हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है उसको हम एक वाक्य में हिंदी, इंग्लिश अथवा किसी भी भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इस प्रकार का प्रयोग कैसे हो सकता है। परंतु संस्कृत में इस प्रकार की अभिव्यक्ति है,
और बहुत से उदाहरण हैं जिसकी अभिव्यक्ति हम संस्कृत अथवा इंग्लिश में नहीं कर सकते। एक उदाहरण है भ्राष्ट्रापकर्षम अपूपान खादती। कोई बच्चा है, वो थाली में पुआ बन रहा है, तो पुआ बनने नहीं दे रहा है, उसी में से निकाल के खाने लगता है, इतनी उसको इच्छा हो रही है। इसने उदाहरण दिया भ्राष्ट्रापकर्षम अपूपान खादती। तो यहां पर इसका अनुवाद मिलना मुश्किल है, इसका हम अनुवाद कर ही नहीं सकते। संस्कृत का एक वाक्य है दर्शम दर्शम प्रसीदामि, ध्यायम ध्यायम प्रशंसामि, है ना। इतना बढ़िया मुहावरेदार वाक्य आप देखेंगे किसी भाषा में, इतना सुंदर वाक्य जो कि मुहावरेदार है, दर्शम दर्शम प्रसीदामि। परंतु इसका अनुवाद जल्दी हो ही नहीं सकता। देख देख कर प्रसन्न होता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। सोच सोच कर प्रशंसा करता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु इसका ठीक ठीक अनुवाद होना मुश्किल है, क्योंकि मुहावरेदार वाक्य है। तो इस प्रकार से वाक्य दर्शम दर्शम का प्रसीदामी के साथ संबंध, मतलब पहले भी क्रिया है और आगे भी क्रिया है। दर्शम दर्शम भी ये विशेषण क्रिया है और प्रसीदामी ये विशेष क्रिया है। दोनों तरफ क्रिया है, दोनों तरफ क्रिया है। क्रिया ही विशेषण बन गई, क्रिया ही विशेष्य बन गई। ऐसा वाक्य यहां पर है। इस प्रकार की जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो संस्कृत में पाई जाती हैं। तो मैं अपने छोटे से व्याख्यान में आप विद्वानों के समक्ष ये कहना चाह रहा था कि संस्कृत में अपार क्षमता है अपने शब्द वाक्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने की। शब्द और वाक्य की अभिव्यक्ति प्रदान करने की जो क्षमता है वो हम अन्य अनेक प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। हम समास के जो प्रयोग हैं उनके द्वारा निरूपित कर सकते हैं, हम तद्धित के प्रयोग के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, कृदंत प्रयोग के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। यहां पर आज हमने इस व्याख्यान में काल के द्वारा किस प्रकार से नवीन अभिव्यक्तियां हम प्रदान कर सकते हैं जो कि अन्य भाषाओं में नहीं प्राप्त हो पाई, उसका मैं निरूपण करने की कोशिश कर रहा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत में ऐसी बहुत सी अभिव्यक्तियां हैं जो कि अन्य भाषाओं में प्राप्त नहीं होती, परंतु संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि उसमें वह प्राप्त हो जाती है। यानी संस्कृत भाषा की समृद्धि की स्थिति यह है कि वो जो कठिन से कठिन शब्द या क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द हैं वो पहले हुए हैं और बाद में उनका सरलीकरण होता रहा। यानी आजकल आगे चल के अभी इस शताब्दी में डार्विन का विकासवाद आया और विकासवाद में ये कहा गया है कि सबसे पहले शुरू में तो बहुत ही मामूली, बहुत ही आसान चीजें चलती थी और उसके बाद धीरे धीरे बढ़िया चीजें बनने लगी, कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनने लगी, सोफिस्टिकेटेड चीजें बनने लगी। तो धीरे धीरे विकास हुआ, लोग आगे बढ़े, बढ़िया चीजें, सुंदर चीजें, जटिल चीजें, है ना, ऐसी चीजें बनने लगी। ये बात विकासवादी लोग विश्व की जो उदाहरण है उनके संदर्भ में कहते हैं, परंतु संस्कृत भाषा के संदर्भ में तो ये पूरी थ्योरी उलट गई, पूरी थ्योरी उलट गई है। क्योंकि जितने क्लिष्ट शब्द हैं, जितने उच्चारण के योग्य शब्द नहीं हैं, वो तो उस समय बन गए और संस्कृत के पश्चात का जितना युग आया उन सभी युगों में सब लोग निरंतर कोशिश करते रहे कि कैसे सरल हो जाए। सरलीकरण। मैं ये बात कल भी कह रहा था कि आगे वाली जितनी भाषाएं हैं उनमें भाषाओं में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का वैसे तो 15-20 कारण लोग बताते हैं, मगर उन 15-20 कारणों में से अगर एक कारण बताया जाए तो मात्र कौन सा है? सरलीकरण। सब लोग सरलीकरण करते हैं। तो संस्कृत की चीज इतनी कठिन और उसके पश्चात सरल करते चले गए, सरलीकरण होता चला गया। तो ये तो यहां पर विकासवाद की बात उलट गई है। तो ऐसी है ये संस्कृत देव भाषा, जहां पर कि विकासवाद की थ्योरी उलट जाती है, वो काम नहीं आती है। दुनिया के जितने पदार्थ हैं उनके संदर्भ में डार्विन ने विकासवाद लगाया, परंतु संस्कृत के संबंध में संभव नहीं है। यानी हम जल्दी बता नहीं सकते कि क्यों ऐसा हुआ कि दो व्यंजनों का, 3 व्यंजनों का, 4 व्यंजनों का और कभी कभी तो 5 व्यंजनों के साथ संयोग होता है। संस्कृत में कुछ उदाहरण है जहां पर कि 5 व्यंजनों का एक साथ संयोग होता है, 5 व्यंजन का एक साथ संयोग होता है।
ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं। तो इतने क्लिष्ट शब्द का प्रयोग वेदों में और उसके पश्चात किया गया है। जब हम संहिता करते हैं, संहिता के साथ संधि करते हैं, तो उस संधि में तो ऐसे अनेक प्रकार के शब्द आते हैं। तो वेदों में तो कहा है कि सब शब्दों की संहिता ही होनी चाहिए। अगर आपको बाद में विग्रह करना हो तो बाद में पदपाठ कीजिए। वेदों में जितने पाठ बताए गए हैं उन पाठों में से सबसे पहले संहिता पाठ है। और संहिता पाठ क्या होता है? सबसे कठिन होता है। और उसका अर्थ समझने के लिए और ठीक प्रकार से बोलने के लिए बाद में पदपाठ कीजिए। तो पदपाठ क्या हुआ? वो फिर सरलीकरण हो गया, उसकी सरल वाली पद्धति आ गई। तो ये जो स्थिति है वो संस्कृत में है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जहां तक अभिव्यक्ति की बात है, अर्थों की अभिव्यक्ति की, वह इससे पहले, इसके पश्चात के अन्य साहित्य में उतनी अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती, अन्यों में नहीं मिल पाती, संस्कृत में मिलती है। अब जिस शब्द को हम जितेंद्रिय शब्द से बोल लेते हैं, जितेंद्रिय शब्द से जो अभिव्यक्ति निकलती है, संस्कृत के अलावा हिंदी और इंग्लिश या किसी भी भाषा से वो अभिव्यक्ति तो दे ही नहीं सकते जो जितेंद्रिय से प्राप्त होती है। मोनियर विलियम ने जो पुस्तक लिखी उसमें जितेंद्रिय शब्द का अनुवाद किया, वन हु कीप्स हिज ऑर्गन इनटू सब्जेक्शन। ये जितेंद्रिय का अर्थ लिखा हुआ उसमें। फिर से बोलूं, वन हु कीप्स हिज ऑर्गन्स इनटू सब्जेक्शन, ये जितेंद्रिय का अर्थ है। तो जितेंद्रिय शब्द तो यहां पर संस्कृत में एक है, मगर इंग्लिश में कितना हो गया? वन हु कीप्स हिज ऑर्गन इनटू सब्जेक्शन। 7 शब्दों से जितेंद्रिय का अर्थ बताया गया। 7 शब्दों से पहले कोई तरीका नहीं है कि जो संस्कृत में अथवा जो हिंदी में अथवा इंग्लिश में उसके अर्थ को बता सके। तो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उसका उदाहरण हम सब में दे सकते हैं। काल के प्रसंग में, समास के प्रसंग में, तद्धित के प्रसंग में, कृतंत, सब में दे सकते हैं कि अपार क्षमता है उसमें। उसके अन्वेषण की आवश्यकता है। जितना हम आगे अन्वेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि हम अधिक से अधिक उसकी अभिव्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर आप विद्वान महानुभावों के समक्ष आज यहां पर केवल काल के संबंध में अपनी बातें कही कि काल के संबंध में जितनी अभिव्यक्तियां थीं वो तो अनेक अभिव्यक्तियां तो आजकल हो ही नहीं पाती। लोग अनावश्यक आक्षेप लगाते हैं कि हिंदी इंग्लिश में जो अभिव्यक्तियां वो संस्कृत में नहीं है। हमने सिद्ध करके दिखाया अपने व्याख्यान में कि हिंदी इंग्लिश की सब अभिव्यक्तियां तो संस्कृत में हैं। उसके अलावा भी कुछ है जो कि हिंदी इंग्लिश में नहीं पाई जाती। सब कुछ संस्कृत में है और उसके अलावा कुछ बच गया जो कि हिंदी और इंग्लिश में नहीं पाई जाती। यानी पुरुष सूक्त में लिखा है कि पुरुष सूक्त में, वेद में लिखा है अत्यतिष्ठत दशांगुलम, और उस पुरुष सूक्त का अर्थ यह है कि एतावानस्य पुरुषः अतो जायस्य पुरुषः। जो पुरुष है वो इससे बड़ा है, इससे भी ज्यादा है, और जितने ज्यादा से ज्यादा की कल्पना करें उसके बाद भी 10 अंगुल बढ़ा हुआ है। हमारी कल्पना में वो जितना आता है उससे भी ज्यादा 10 अंगुल बढ़ा हुआ है। वैसी स्थिति है संस्कृत की। जितनी ज्यादा हम कल्पना करें हिंदी में और इंग्लिश में जितनी ज्यादा अभिव्यक्तियों की कल्पना करें उससे ज्यादा 10 अंगुल संस्कृत की अभिव्यक्ति बढ़ी हुई है। यह स्थिति है। तो खोजने की बात है, अन्वेषण की बात है ना। पूरी निष्ठा के साथ खोजिए, पूरी निष्ठा के साथ, तन्मयता के साथ, तो पाते हैं कि ऐसी बहुत सी अभिव्यक्तियां प्राप्त होती हैं। तो हमें इस प्रकार की अभिव्यक्तियों को मूल्य देना चाहिए, उनसे लाभ उठाना चाहिए और उनकी चीजों को आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि हम ये जान सकें, प्राप्त कर सकें कि हमारे शास्त्रों में कितनी ज्यादा है, कितनी महान अभिव्यक्ति क्षमता है। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।